नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां राम मंदिर का शिलान्यास किया, साथ ही साथ पिछले साल 5 अगस्त 2019 को ही धारा 370 और आर्टिकल 35A को भारत के संविधान से हटा दिया गया था। एक साल में कश्मीर कितना बदला, क्या-क्या परिवर्तन है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ संपूर्ण कश्मीर संगठन के अध्यक्ष अनूप कौर मौजूद हैं। अनूप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आपसे पहला और सीधा सवाल, एक साल में कितना बदला कश्मीर? सबसे पहले तो मैं कश्मीर में आऊँ उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को राम जन्मभूमि के शिलान्यास की, भूमि पूजन की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। हमारी आस्था, श्रद्धा, भक्ति राम के साथ जुड़ी हुई है और हम कोटि कोटि नमन करते हैं उन सभी वीरों को जिन्होंने इसमें अपना प्राण आहुति की थी इसके संघर्ष में, क्योंकि 500 साल का इतिहास रहा है इसके अंदर। तो लिहाजा हम अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, समस्त कश्मीर पंडित की तरफ से सबको पूरे 135 करोड़ देशवासियों को और पूरे विश्व के अंदर जितने भी राम भक्त हैं उनको हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अब आता हूं मैं कश्मीर के ऊपर। 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक क्षण था। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था कि कश्मीर में क्या होने वाला है, क्योंकि ये अगस्त की बात है। जून से ही वहां पे कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। किसी को भी इसका इल्म भी नहीं था, छोटा सा भी ज्ञान नहीं था कि क्या होने वाला है। और 5 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर खासकर हमारे तेज तर्रार यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया कि 370 और 35 से अब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कश्मीर राज्य का, जम्मू कश्मीर राज्य का पूरे भारत के अंदर एकीकरण हो गया, विलय हो गया पूर्णतया। जो थोड़े बहुत इसके अंदर जो कानूनी दांव पेच थे वो सब खत्म हो गए। 1 साल हो गए। हमें बड़ी खुशी है कि आज ही के दिन 1 साल पहले 370 हटाया गया था और आज ही के दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो रही है, शिलान्यास हो रहा है और राम लल्ला वो टेंट से ठाट बाट में आने वाले हैं। लेकिन हम कब आएंगे इसका अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। राम जी का वनवास 14 साल में खत्म हो गया था। हमारा वनवास अभी भी चल रहा है। 30 साल हो गए। ये वनवास कब खत्म होने वाला है? हम अपने घर कब जाएंगे वापस? हमें अपनी मातृभूमि कब मिलेगी वापस? इसका ज्ञान किसी को भी नहीं है। मेरे विचार से सरकार के पास भी नहीं है। सरकार अपनी तरफ कोशिश कर रही है। उन्होंने वहां पे ऑल आउट एक प्रोग्राम चला रखा है जिसके तहत वहां पे जितने भी उग्रवादी, आतंकवादी थे उनका सफाया किया जा रहा है। कुछ चंद बचे हुए हैं, उनका भी जल्दी जल्दी सफाया हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो मेजॉरिटी है कम्युनिटी, उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से इन सब घटनाओं को ले रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं असर हमारे वापसी पे भी पड़ रहा है, पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि हम वापस जाएं और वहां की वो मेजॉरिटी कम्युनिटी
के साथ हमारा कोई तालमेल नहीं बनता है, तो शायद हमारे जाने को कोई फायदा नहीं होगा वहां पे। क्योंकि जब तक वहां की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि हम कश्मीरी हिंदू के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होता है, कोई सामंजस्य नहीं बनता है, कोई समन्वय नहीं बनता है, तब तक कि हमारे जाने का, हमारे बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। हमने सरकार से एक निवेदन किया था। 2015 में हमारी एक बहुत ही उच्च स्तरीय मीटिंग हुई थी। उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, गृह राज्य मंत्री उस समय पाठा भाई पटेल थे, उस समय हरि भाई चौधरी थे उस समय, और पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, और बाकी वरिष्ठ अधिकारीगण भी बैठे हुए थे। हमने उस समय भी चर्चा करी थी बैठ के कि भाई आप लोग जो है जितनी भी कोशिश कर लो, तब तक के सफलता हासिल नहीं होगी जब तक के कि हमारे और उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हमने इसके लिए पहल किया। सरकारी तौर पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसमें मैं भी एक सदस्य था, क्योंकि वो लिस्ट और उसकी जो संरचना पूरी, उसका कंसेप्ट पूरा वो मेरा ही था उस समय। वो कमेटी बनाई गई, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कमेटी काम नहीं कर पाई, ना करने दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने कई बार चर्चाएं करी बैठ के। उसके बाद हंसराज अहिर जी आए, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया हमारे साथ में। उनके साथ मेरे एक भाई की तरह रिश्ता बना। उन्होंने हर तरह से सहयोग और करने की कोशिश करी, समाधान निकालने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ हमारे बड़े भाई हैं अविनाश राय खन्ना जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ में जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। उन्होंने बहुत समय समय बहुत सहयोग किया और सहयोग देते रहे, दे रहे हैं अभी भी, लेकिन अभी तक के उसका कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये 2019 में कश्मीर जो है राज्य से केंद्र शासित बन गया। मलिक साहब को गवर्नरशिप से हटाया गया और जीसी मुर्मू जी को वहां पे एज ए उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद की घटनाक्रम पर मैं आप चर्चा करता हूं। उन्होंने एक डायनेमिक अधिकारी रहे हैं, वो आईएएस है, वो डायनेमिक अधिकारी रहे हैं वो। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और टीम के साथ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी इसके अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि वहां के ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कोई समाधान निकले या वहां की सरकार भी कोई काम कर सके। क्योंकि उसके कोई 2-3 उदाहरण है। अभी उन्होंने जो है निकाला कि आयुष्मान भारत जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लागू किया जाए, लेकिन सिर्फ जो वहां पर रह रहे हैं उनके लिए। अरे भाई, हमारे जो 5 लाख लोग बाहर रह रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य से, उनके बारे में क्या? उनके बारे में, क्योंकि हमने ये मुद्दा उठाया था, हमारे संपूर्ण कश्मीर संगठन के माध्यम से मैंने ये मुद्दा उठाया था कि हमारे को जो है CGHS के पैटर्न पे मेडिकल कार्ड दिया जाए, जिसमें अनलिमिटेड जो है हमारे को सुविधाएं दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे विशेष तौर पर हमारी कम्युनिटी के अंदर जब से ये पलायन हुआ है, निष्कासन हुआ है, तब से जो है तरह तरह की गंभीर बीमारियों से हमारे लोग ग्रसित हैं। और हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि जो 5 स्टार फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, वहां पे भर्ती का मतलब है असीमित खर्चा। उनका बिल जो है वो 5 लाख के अंदर नहीं आता है। हमने उनसे डिमांड की थी कि वो होना चाहिए, वो ना करके उन्होंने आयुष्मान में किया, और आयुष्मान में भी जो है हमारे विद इन द कम्युनिटी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। दूसरा, अभी आप लोगों ने जो है इसको ठीक है केंद्र शासित बना दिया, तो अब आपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नया इशू ले आए, आप अच्छा किया नया, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया आपने, हमारे इसके अंदर भेदभाव किया कि जो जम्मू के रजिस्टर्ड हैं उनके लिए लाइन खुली हुई है, आप भर सकते हैं बैठ के। जो जम्मू के बाहर रह रहे हैं हमारे लोग जो है विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, इवन विदेशों में रहते हैं, उनके लिए क्या? आप ये सुविधाएं जो दे रहे हो, ये सब जो कर रहे हैं आप, इससे ये लगता है हमारे को कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसके अंदर की मानसिकता अभी तक बदली नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि ये काम जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। लिहाजा मैंने तो ये बोला है कि वहां की सारी ब्यूरोक्रेसी को हटा दिया जाए, नई ब्यूरोक्रेट्स को लाया जाए। नए IAS UT हो गया है, नए IAS आप दिल्ली से लाइए, पंजाब से लाइए, गुजरात से लाइए, महाराष्ट्र से लाइए, वहां के लोगों को दफा करो आप।
तो एक तीसरी बात, कश्मीरी पंडित के तौर पे आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं ब्यूरोक्रेसी से, ना कि मोदी सरकार से, क्या ये बात सही है? मोदी सरकार में अभी भी आपकी देखिए, आस्था बरकरार है, अभी भी आप उनको उम्मीदें लगी हैं आपको? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जो 370 पिछले ये 50 के आसपास लागू किया गया था, 70 साल हो गए इसको। 70 साल में कोई भी इसको हटाने की जहमत नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैं आपको याद दिलाता हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि यहाँ पे कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। अरे भाई, तुम्हारे खुद की जमीन खिसक गई है वहां पे। अब तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है कश्मीर के अंदर। अब तुम लोग इतने सालों, इतने महीनों से जेल के अंदर हो, डिटेंशन में बैठे हुए हो। तुम्हारा एक नुमाइंदा बाहर निकल के तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारे समर्थन में नहीं निकल के आया। वो अनूप जी, मोदी जमीन सरकार से तो खिसक ये गई उम्मीद तो है है हमें। या जमीन खिसक गई है या जमीन खिसका दी गई है? जानबूझ के वहां के राजनीतिक नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, वहां के इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर रखी हैं, वहां के युवा जो वहां का यूथ है वो कैसे बाकी हिंदुस्तान तक अपनी बात पहुंचाए, उनकी समस्याएं कैसे पहुंचे? क्योंकि आप उसी कौन सी जम्मू बात सुनना कश्मीर में चाहते हो? एक जम्मू में कश्मीरी नहीं नहीं, पंडित जब आप अधिकारिता, कौन सी, तो एक तरफ कश्मीरी आप कौन मुसलमान सी भी तो बात वही सुनना हैं। चाहते हैं? आप कौन सी बात सुनना चाहते हो? कि हमको आजादी चाहिए? आप कौन मैं सी बात सुनना दोनों की चाहते हो बात उसको? सुनना चाहता कि हूं, मैं हमारा आपसे कि हमारा कि हमारा 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 इस देश को लेना देना नहीं है। ये वहां की युवा पीढ़ी की मानसिकता अभी भी है। अभी मैं आपको एक रिसेंट उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी एक जी। लड़की वहां पे आईएएस के अंदर चयनित हुई है। अभी कल ही एक आईएएस की लिस्ट निकली है, अभी जो 2019 की लिस्ट निकली है उसके जी अंदर जी। एक लड़की वहां की आई है। आप उसके ट्वीट उठा के देख लो आप। टोटल एंटी नेशनलिस्ट। अरे ऐसे लोगों को आप आईएएस बनाओगे? आप ऐसे लोगों को आप इंटरनेट की सुविधाएं दोगे? आप ऐसे लोग जिनको सुविधाएं दोगे आप, कल को पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उनका मुद्दा और मकसद यही है। किसी को भी सरकार का, किसी का भी कोई मुद्दा मकसद नहीं था कि वहां के युवा को या वहां के लोगों को प्रताड़ित किया जाए। मैं लोगों को जानता हूं, वहां पे मैं लोगों से मिलता हूं, मेरी लोगों से बातचीत होती है। आम आवाम वहां पे खुश है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने उनकी जमीन नहीं हिलाई, इनकी जमीन इनकी अपनी हरकतों से हिली है। लोगों को पता चल गया कि इन्होंने अपने लिए काम किया, अपने परिवार के लिए काम किया, ना कि आवाम के लिए। फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि जगमोहन जिम्मेदार है हमारा। अभी परसों उनका किसी जगह इंटरव्यू आ रहा था। मैं कहता हूं तुम जिम्मेदार हो भाई फारूक साहब। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार ने इस पूरे कश्मीर को लूटा है। तुम्हारे परिवार ने हम लोग को बाहर किया है। तुम जेके एलएफ के नुमाइंदे थे, जेके एलएफ के सर्वसर्वा थे। तुमने की है हरकतें सारी, और तुम कहते हो जगमोहन ने हटाया, जगमोहन ने भगाया, जगमोहन की मिली भगत थी। किसको बरगला रहे हो? तुम तो खुद कश्मीरी पंडित रहे हो भाई। तुम तो खुद कहते हो कि मैं कश्मीरी पंडित हूं। मैं, क्योंकि इनकी भाषा क्या होती है, दिल्ली में और होती है, जम्मू में और होती है, कश्मीर में और होती है, और पार्लियामेंट के अंदर कुछ और होती है। इन लोगों की कोई बयान का कोई अहद नहीं रह गया है, कोई महत्व नहीं है इसके अंदर। ये लोग चाहते क्या है कि किसी तरह से जो है वहां की जनता इसमें उन पर एतबार करे। मेरे ख्याल से जो मैं वहां पे देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो मेरे को अभी तक के वहां पे फीडबैक मिला है, उसके हिसाब से इनको पूछने वाला कोई नहीं है। वहां पे महबूबा मुफ्ती का, वहां पे फारूक अब्दुल्ला का, वहां पे उमर अब्दुल्ला का, वहां पे सज्जाद लोन जैसे नेताओं का जमीन खत्म हो चुकी है। नए भर के आएंगे लोग वहां अच्छा पे। अनूप लोग जी, बताइए लोग कि हम जब कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित से उठ के जब बात करते हैं, बात आती है कि जब हम सारे दरवाजे कश्मीर के लिए खोल देंगे, जब बिजनेसेस कश्मीर में आएंगे, तो क्या वहां पूंजीवाद नहीं बढ़ेगा? क्या वहां की जो अपनी कश्मीरियत है, जो वहां का फ्लोरा फोना है, उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंडस्ट्रीज के आ जाने से? क्या वहां की पर्यावरण को खतरा नहीं होगा? बहुत अच्छा चीज पूछा आपने। मैं आपको आपको बता दूं आपको इसके लिए कि जब ये 5 और 6 अगस्त को पिछले साल ये जब पार्लियामेंट में पास हुआ, 5 को राज्यसभा में हुआ था, 6 को लोकसभा में हुआ था। उसके बाद कई टीवी चैनलों ने और मीडिया वालों ने मेरे को संपर्क किया
और मैंने सबसे पहले एक मुद्दा उठाया था उस समय, लैंड बिल। जी लैंड बिल का मुद्दा ये उठाया था मैंने कि भाई जैसे अभी आपने बताया कि लैंड बिल में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अभी हमारी जो वहाँ की कश्मीरियत है, वहाँ की हमारे जो कल्चर है, वहाँ के हमारा जो अपना रिवायत है, वो खत्म हो जाए। आने चाहिए लोग, मैं उस पर नहीं कहता हूँ, लेकिन इसमें कम से कम कुछ साल तक, मैंने 15 साल की डिमांड की थी और शायद सरकार ने ये मान ली है मेरी बात को। 15 साल के लिए लैंड बिल जो है इनेक्ट होने वाला है, वो लागू किया जाएगा। लेकिन जहां तक कश्मीर के विकास की बात है, जहां तक जम्मू कश्मीर पूरे क्षेत्र की बात है विकास की, तो ये तो जायज है कि वहां पे कुछ ना कुछ औद्योगिकरण तो करना पड़ेगा। लेकिन साथ में इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि वही उद्योगों को जो है वहां पे लाया जाए जिन उद्योगों के कारण वहां के पर्यावरण के अंदर कोई क्षति ना पहुंचे। इसके लिए मैंने एक सुझाव भी दिया था और सरकार ने उस सुझाव को मान भी लिया था। मैंने उनको यही कहा था कि सबसे पहले तो जो आईटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको भेजा जाए। दूसरा, वहां पे क्योंकि फल फ्रूट्स बहुत होते हैं वहां पे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए। वहां पे क्योंकि कारीगरी बहुत अच्छी है वहां की, हैंडलूम का जो है, हैंडक्राफ्ट का जो हैंडीक्राफ्ट है, उसको जो लगाया जाए। उनके वहाँ के जो लोगों के जो सामान है जो बनाते हैं वो लोग, उनका बायबैक सिस्टम रखा जाए। इसके साथ ही साथ मैंने साथ में ये भी बोला था कि जो वहाँ के बाशिंदे थे, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान था, चाहे वो कश्मीरी हिंदू था, जो वहां से निकल के अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उन्होंने विकास किया है अपना, उन्होंने उद्योग लगाए हैं, पहली प्राथमिकता उनको दी जाए, जिससे कि वो अपने घर वापस आके अपने घर में जो है वो उद्योग का जो है वो दोबारा स्थापना करे और लोकल लोगों को उससे फायदा मिले। फायदा है कि इसके अंदर कि जहां तक उद्योगों की बात है, मेरे को भी लगता नहीं कि आने वाले समय के अंदर कोई भी बड़ा घराना, कोई भी उद्योगपति कश्मीर में जो है वो उद्योग लगाने में अपना इच्छा दिखाएगा वहां के हालात को देखते हुए। इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले जो वहाँ के लोग हैं, जैसे हमारे अपने कश्मीर पंडित हैं, बहुत से हमारे लोग हैं जिनके अच्छे अच्छे उद्योग चल रहे हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग नामी गिरामी लोग हैं, पूरे इंडिया के अंदर भी हो, विदेशों के अंदर भी वो नाम कमा रहे हैं बैठ के, या मुसलमान भी है। उनको पहले प्राथमिकता दी जाए कि पहले वो वहाँ पे आए, उनको उद्योग लगाया जाए। उसके बाद जो है वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है हमारी भाषा एक ही है, हमारी भाषा एक ही है, हमारा धर्म अलग है हमारा, क्योंकि वो जो मुसलमान है वहां के, वो भी मुसलमान ज्यादातर सब कन्वर्टेड ही है। इसलिए वो चीज अलग है कि जब उनके अंदर जब इस्लामिक टेररिज्म का जो कीड़ा घुस गया था, उसके कारण ये सारे हालात पैदा हुए हैं। आज उनको भी समझ में आ रहा है, बहुत से जो लोग हैं वहां पे जो समझदार हैं, उनको समझ में आ रहा है कि भाई इसमें गलत नुकसान हमारा ही हुआ है, मतलब उनका नुकसान हुआ है। क्योंकि जो परिवार थे जिन्होंने ये पूरा राज किया वहां बैठ के, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार रहा हो, चाहे वो मुफ्ती परिवार रहा हो, इन्होंने कभी वहां के लोकल लोगों की देखभाल करने की चिंता नहीं की। इवन गिलानी, इवन जो क्या कहते हैं मौलवी फारूक, इनके सबके अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे जो हैं वो वेल ऑफ है, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे जो है नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जगह बैठे हुए हैं। और आम आदमी को उन्होंने बोला पत्थर मारो, आम आदमी को बोला जिहादी बन जाओ, आम आदमी को उन्होंने बोला गोलियां खाओ, आम आदमी को बोला तुम जेल में जाके सड़ो। लेकिन इनका कोई बंदा आज तक ना तो कोई जेल है अभी इन दिनों को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे किसी डायरेक्ट इन्वॉल्व किया ही नहीं अपने आप को, इन्होंने सिर्फ उकसाया भड़काया। इस कारण जो स्थितियां पैदा हुई है वहां पे, आज वहां का जनता, वहां के लोग समझ रहे हैं इस चीज को। आज वहां पे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी जमीन उनके अपने हरकतों से जो है वो खिसकी है, ना अभी कि बात ना आपने हमारे कारण ना सरकार आतंकवाद कारण। की, आपने आतंकवाद की बात की, तो गृह मंत्री जी ने यह भी जी कहा था बिल पेश करते हुए कि इससे पाकिस्तान का हस्तक्षेप कश्मीर में कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा हुआ है? क्योंकि इमरान खान कल एक नया मैप जारी करते हैं जिसमें देखिए, वो मैं यहाँ पे पूरे। थोड़ा सा विचार थोड़ा दूसरा रखता हूँ। जी बताएं। मैं थोड़ा विचार दूसरा रखता हूँ इसके अंदर। हेलो जी जी बताएं। जी, आपको देखिए, मेरा कहना है कि आप किसी घर में रहते हैं, आप तो आपके घर में आपका पड़ोसी या कोई बाहरी व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के अंदर आ सकता है क्या? नहीं, सही बात। जवाब दीजिए आप।
सही बात है, बिल्कुल नहीं आ सकता। आपके घर में आपका कोई पड़ोसी या कोई बाहरी व्यक्ति आपकी अनुमति बगैर अंदर आ सकता है क्या? ये नहीं आ सकता है। मेरा ये कहना है सरकार से कि आप, पाकिस्तान का ठीक है, मैं मानता हूँ पाकिस्तान हर जगह इन्वॉल्व है, कि पाकिस्तान बंदे हिंदुस्तान में घुसते क्यों हैं और कैसे हैं, इसका जवाब चाहिए मेरे को। क्यों हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, इसका जवाब चाहिए हमको। क्योंकि अगर आपकी बॉर्डर, आपकी सीमाएं अगर सुरक्षित हैं, तो किसकी शय पे पाकिस्तान से जो जिहादी है, आतंकवादी है, वो अंदर कैसे आते हैं? इस पे जो है नियंत्रण होना चाहिए, मेरा कहना ये है। पाकिस्तान को आप ब्लेम करिए, पाकिस्तान को उड़ा दीजिए, उसका नक्शे से नाम मिटा दीजिए, हटा दीजिए, सब कुछ जायज है, लेकिन पहले अपने घर को भी दुरुस्त कीजिए। हमारा घर भी कहीं ना कहीं उसमें लूप होल है, छेद है, जहां से इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि उनके जो कुछ लोग हैं, उनके ठीक है, उनके जो है अपने कहते हैं ना, जिनको सिंपैथाइजर्स, जिन जो सहानुभूति रखते हैं पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान से क्या रखते हैं, उनका उनका है कि भाई हमें जो है वो आज़ादी मिल जाए। तो मैं आज ऐलान करता हूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए। हाँ, जी। मैं ऐलान करता हूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए। मुझे आज़ादी चाहिए किस चीज से? इस्लामिक टेररिज्म से, मुझे आज़ादी चाहिए इस्लामिक टेररिज्म से, अच्छा। मुझे आज़ादी चाहिए वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से, मुझे आज़ादी चाहिए वहाँ की जो एपाथी चल रही है हमारे समाज के प्रति, उससे। मुझे आज़ादी चाहिए जो वहाँ पे हमारे मंदिर तोड़फोड़ की गई है, होना चाहिए, आज़ादी को नुकसान ना। क्या है इसके अंदर, बताओ क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें वो लोग? कौन है वो केंद्र लोग? सरकार ने यही तो कारण दिया था किसके कि जम्मू बहकावे में आ कश्मीर रहे हैं? को दो हिस्से में बांट देने का, कि उन्होंने कहा था कि हम दो केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे तो ज्यादा बेहतर हम कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस हमारे पास होगी, ब्यूरोक्रेसी हमारे पास होगी। अगर इन सब के बावजूद भी एक साल में कश्मीर की हरकतों पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, जो पाकिस्तान उसमें हस्तक्षेप कर रहा है उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, तो यह सफलता किसकी है? क्योंकि अब तो शासन केंद्र का है, पिछले एक साल से तो केंद्र चला रही है वहां पे सब कुछ। पुलिस उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी उनके नहीं, पास है, बिल्कुल मैं सारा मानता अमला उनके पास है, फिर भी क्यों? मैंने आपको क्या पहले भी बताया था मैंने आपको, कि वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि वहां पे जो है पूरी तरह से अमन आ जाए। देखो एक चीज बड़ा स्पष्ट बता दूं मैं, कश्मीर जो है मनी मिंटिंग मशीन है, जी। वो कमाई का जरिया और अड्डा बन चुका है। लोगों ने वहां पे कमाई की है, भ्रष्टाचार किया है, सब कुछ किया है, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। अब शुरू हुई है इंक्वायरी करना। मुर्मू जी जो है एक डायनेमिक अधिकारी रहे हैं, उनको पूरा पावर दिया गया है। मेरे को लगता है कि अब मुर्मू साहब जो हमारे उपराज्यपाल जी हैं, उनके नेतृत्व में ऐसे लोगों से छुटकारा मिलेगा जिनकी मानसिकता ऐसी है कि वो जो है राज्य विरोधी हरकतों में लगे रहते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप दूसरे राज्यों की जो है आईएएस अधिकारियों को, बाकी अधिकारियों को लेके आओ वहां पे भाई, वहां के अधिकारियों से छुटकारा मिलाओ। सबसे बड़ी बात, राज्यपाल के, उपराज्यपाल जी के आज 4 सलाहकार हैं। 2 कश्मीरी मुसलमान हैं और 2 राज्य के बाहर के लोग हैं। चारों अपनी जगह ठीक है, मैं उनमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक डिमांड है जो मैंने सरकार को ही बोला हुआ है कि एक कश्मीरी पंडित भी उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त होना चाहिए, जिसको अपने बारे में, अपने समाज के बारे में और कश्मीर के बारे में जानकारी है। क्योंकि कश्मीरी पंडित के बारे में एक चीज बहुत ही स्पष्ट है, सबको जानकारी है कि कश्मीरी पंडित निहायती राष्ट्रवादी है और निहायती ईमानदार भी है। क्या ऐसे किसी कश्मीरी पंडित को वो ढूंढ नहीं सकते? क्या ऐसे किसी कश्मीरी पंडित को वो अपना सलाहकार नहीं नियुक्त कर सकते हैं? शायद ये करने से वहां पे उनके, वहां पे कार्यवाही के अंदर, कार्यशैली के अंदर बहुत परिवर्तन आएगा।
अनूप जी, अगर दूसरी कल बात मैं को कहना चाहता मुर्मू साहब आपको ही सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर दें, पहला सुझाव या पहला बड़ा कदम आप क्या उठाएंगे, या आप क्या उन्हें कहेंगे कि उन्हें उठाना चाहिए? हूं, सबसे पहला कदम तो यह है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होना चाहिए। जी। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में एक वार्तालाप होना चाहिए। मैंने ये डिमांड पहले भी की थी, मैं इस डिमांड पर अभी भी कायम हूं, वो जरूर होना चाहिए। दूसरी बात जो है, हमारी वापसी का रास्ता साफ होना चाहिए। तीसरी बात, हमारे जो वहां पे मंदिर हैं जिनका नुकसान उठाया गया है उसको सरकार अधिग्रहण कर ले। हमारा वहां पे जो है स्टेट टेम्पल प्रबंधक कमेटी बनाई जाए, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाती है गुरुद्वारों के लिए, वैसे स्टेट टेम्पल प्रबंधक कमेटी बनाई जाए। सारे मंदिरों का अधिग्रहण उसके अंदर किया जाए, उसका देख रेख मुर्मू साहब एज ए उपराज्यपाल के नेतृत्व में हो। हमारे लोग जो हैं, हमारे समाज के लोग भी जो इसके अंदर सदस्य रहेंगे, जम्मू के जो लोग हैं, लोकल डोगराज है, उनका भी उनका अंदर सहयोग रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। तभी जाके वहां पे आपका जो है चौतरफा विकास होगा हर चीज का। क्योंकि बातें करने से कुछ नहीं होता है, हमें पता है कि ग्राउंड जीरो पे अब मैं आपको बोलूं कि भाई आप जो है कश्मीर के बारे में कुछ करो, तो लेकिन शायद आपको कश्मीर के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। या मेरे को कोई बोलेगा कि झारखंड में कुछ आप बताओ करके करके, तो शायद झारखंड मेरे को पहले समझना पड़ेगा कि झारखंड क्या है, सही बात। या उत्तराखंड क्या है, या छत्तीसगढ़ क्या है। तो वैसे ही जो है कश्मीर के बारे में जिसको जानकारी है उसको भी सहयोग लेना चाहिए उसका। उसके सहयोग के साथ ही जो है वहां की कार्यशैली और कार्यवाही दोनों बढ़ेगी इसके अंदर। मैं अनूप जी, चाहता मुर्मू हूं कि साहब ने ये भी कहा कि जो विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं इस साल होने को, वो उन्होंने कहा कि बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि तय समय पर करवा लिए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इन चुनावों में, क्या उतनी पारदर्शिता रहेगी? क्योंकि जब कई राजनीतिक नेताओं को या तो डिटेंशन में है या उन्हें बंद करके रखा गया है, तो कितनी पारदर्शिता होगी? किस प्रकार चुनाव इंश्योर करेंगे कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ ना हो और सबको बराबर का अधिकार मिले? देखिए, मैं एक चीज बताऊँ आपको, चुनाव तो होने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी तो हम बिलीव करते हैं, सभी बिलीव करते हैं, ये सरकार, केंद्र सरकार बिलीव करती है और राज्य सरकार बिलीव करती है। चुनाव तो होंगे, कब होंगे उसमें अभी जो है वहां पे डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है वहां पे। क्योंकि हुआ क्या है, अब जैसे मैं द्वारका में रहता हूँ, जी। अब द्वारका के कुछ हिस्से को जो है उन्होंने जोड़ दिया जनकपुरी के साथ, कुछ हिस्सों को उन्होंने जोड़ दिया पालम के साथ। हमारे क्योंकि वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से उसको जो है वो तोड़ा मरोड़ा पूरा। जितने भी विधानसभाएं हैं वहां पे सब जगह कुछ ना कुछ हरकतें हुई हैं। लिहाजा सबसे पहले तो जो है वहां पे जितने इन जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र हैं सारे, उनका पहले डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है इस समय। वहां पे आबादी के हिसाब से वहां की जो है जो क्या कहते हैं टोपोग्राफी है, डेमोग्राफी, उसके हिसाब से जो पूरा बनाया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी इतनी जल्दी वहां पे इलेक्शन की संभावना मुझको नहीं दिखती है। और जहां तक जो ये नेताओं की बात है, डेफिनेटली ये इलेक्शन तभी होंगे जब ये नेता बाहर आएंगे, ये नेता सब बाहर आएंगे। ये उसमें हिस्सा ले या ना ले, ये उनके ऊपर है। जी। पर ये जरूर निश्चित कर सकता हूं मैं कि ये लोग बाहर जरूर होंगे, तभी इलेक्शन होगा। उसके बगैर सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी कि उनके बगैर वो इलेक्शन करे। वो लोग हिस्सा ले ना ले वो अलग है, क्योंकि वहां पे हिस्सा लेने के लिए बहुत लोग तैयार हो चुके हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, वहां पे अभी डोमिसाइल चल रहा है, तो वहां पे बहुत ही सुनियोजित तरीके से रोहिंग्या को बुलाया गया है, वहां पे बांग्लादेशियों को बसाया गया है वहां पे। ओके। उनके बारे में कोई कार्रवाई अभी तक के नहीं हुई है। अब मुझे डर है कि इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट के प्रोसेस के अंदर रोहिंग्यास और ये बांग्लादेशी जो अनाधिकृत तरीके से जो है इस हमारे राज्य के अंदर आ गए हैं, इनको भी नागरिकता मिल सकती है। तो मेरा ये अपील है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसका सबसे बड़े तरीका यह है कि रेफरेंस सिस्टम करें, कि वो एक बंदा दूसरे बंदे को रेफर करे कि हाँ भाई ये बंदे को मैं जानता हूं, ये जेएंडके का बाशिंदा है, बाहर का नहीं है।
ये बहुत से स्टेटों के अंदर, बहुत से कंट्रियों के अंदर ये प्रोसेस किया गया है, ये होना चाहिए। तीसरा मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे इस समय कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो इन्होंने किया है, हमारे पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, पीआरसी बोलते हैं उसको जी। मतलब हम बाशिंदे हैं। अरे भाई, हमारे कारण ही कश्मीर है, कश्मीर हमारे कारण है, बिल्कुल। हम वहाँ के ओरिजिनल बाशिंदे हैं। अब हमसे बोल रहे कि यार हमको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहिए भाई, तो ये ऐसी ऐसी जो है नाइंसाफी हमारे साथ ना किया जाए। जिसके जिसके पास भी पीआरसी है वो ऑटोमेटिक उसको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाए। और लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ जिससे पहले कि आप खत्म करने की बात करो, आप हमें किस कारण से हमें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी, क्या हालात थे वहां पे, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए मेरी एक मांग चल रही है बहुत दिनों से कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का गठन हो इसके अंदर, जो ये सब चीजों का पता लगवाए। और बिट्टा कराटे और ये सब जो है क्या कहते हैं, यासीन मलिक जैसे लोग जो घूम रहे हैं इस समय, जिनको फिलहाल अभी तो अरेस्ट कर दिया गया है, इनको बीच चौराहे पे जो खुद कबूल करते हैं कि हाँ भाई हमने जो है वो फौजियों को मारा है, हमने एयरफोर्स के लोगों को मारा है, बीच चौराहे पे उनको फांसी दे दो, तब हमें कुछ लगेगा कि हाँ वाकई वहां पे जो है नई सरकार आई है, नया कश्मीर आ गया है और नया नुमाइंदा आ गया, इस समय नई नुमाइंदगी। आखिरी दो सवाल कि क्या संपूर्ण कश्मीर संगठन सिर्फ एक्टिविज्म तक रहेगा या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी घुसेगा? और दूसरा कि एक कश्मीरी पंडित के तौर पे आप कश्मीर का भविष्य या अपना भविष्य भाजपा सरकार के टर्म में कैसे देखते हैं? मैं एक बार मेरे को पूरा सवाल सुनाई दिया, वो कुछ डिस्टर्बेंस। सवाल ये था कि क्या संपूर्ण कश्मीर संगठन सिर्फ एक्टिविज्म तक सीमित रहेगा या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी आएगा? और दूसरा कि एक कश्मीरी पंडित के तौर पे आप भाजपा सरकार के इस टर्म को कैसे देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपकी कि आने वाले अगले 3 सालों में क्या कश्मीरी पंडितों के लिए बदलाव आएंगे कश्मीर के को लेके? देखिए, जहां तक संपूर्ण कश्मीर संगठन है, संपूर्ण कश्मीर संगठन एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही संगठन है। हमने अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं इलेक्शन के अंदर और वो जीते भी हैं वहां पे, और इस समय जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस समय काउंसिलर्स के अंदर एज ए काउंसलर्स। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर उसमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हम उसके अंदर हमारी भागीदारी कैसे रहेगी, हम किसके साथ जुड़ के और किसके साथ सहयोग लेके या सहयोग दे के हम क्या कर सकते हैं, वो आने वाला भविष्य बताएगा। और जहां तक इस सरकार की कार्यशैली और कार्रवाई की बात है, अभी तक हमारे लिए मुझे उम्मीद है कि जल्दी कोई ना कोई ऐसा समय आएगा जहां पे हमारे लिए जो है कुछ ऐसा तोहफा दिया जाएगा इस सरकार की तरफ से, क्योंकि मैंने एक डिमांड कर रखी है कि भाई जब तक कि हम वापस नहीं जाते हैं हमारे को वन टाइम पैकेज दिया जाए। ये मूवमेंट जो है चलाई थी हमने, तो उस समय इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। मैं उस मांग पे अभी भी कायम हूँ। हमारे को वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे कम से कम जो है 75 लाख से 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिससे कि लोग जो जहाँ पे हैं इस समय, जो जहाँ पे इस समय, वो अच्छी तरह से गुजर बसर कर सके। जब वापसी होगी वो वापसी हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे होगी, किसी भी सरकार के कहने पे, किसी भी और के कहने पे नहीं होगी। बड़ा स्पष्ट करके चल रहे हैं हम। अनूप जी, हमसे वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे होगी। हमसे बातचीत करने के लिए और हर सवाल पे बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।